हाँ भाई, कल अपने ने ट्रांस या पार हिमालय किया था। इसी में आगे बढ़ते हैं अपने। तो भाई एक तो अपने को पता है भाई कि ट्रांस या पार हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। और दूसरा, केवल पश्चिमी, एक तो सबसे उत्तरी भाग है, एक केवल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ही विस्तृत है। इसके बाद इसके बारे में एक चीज और भाई कि इसका जो निर्माण है वो मुख्य हिमालय से पूर्व ही हो गया था। तो ये ध्यान रखना भी, मुख्य हिमालय से पहले बन गया था ये। और एक और चीज, ये मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है भाई। अब वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है? कोई भी पर्वत है और एक तरफ से यहाँ पर मानसून या बादल आ रहे हैं भाई, जिससे बारिश होगी। तो ये इस तरफ से आ रहे हैं, तो यहाँ ये जो ढाल है इनको रोक लेगा, तो यहाँ ज़्यादा बारिश होगी। और इसके जो विपरीत है, ठीक है, यहाँ यहाँ क्या होगी भी, वर्षा जो है वो कम होगी। तो इसे ही कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो कुछ एक कॉमन चीजें हैं, पहले लिख लीजिए भी अपने। यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। यह केवल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ही विस्तृत है। केवल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ही विस्तृत है। इसका निर्माण मुख्य हिमालय से पूर्व ही हो गया था, या पहले ही हो गया था। यह मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। एच का मतलब हिमालय। तो भाई इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी होगी? शुष्क या अर्ध शुष्क होगी। यहाँ वनस्पति भी क्या होगी? कम।
तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये शीत मरुस्थल का उदाहरण हो गया। भाई जलवायु क्या है भाई? शुष्क या अर्ध शुष्क है? वनस्पति कम पाई जाती है, इसीलिए ये किसका उदाहरण है? शीत मरुस्थल का। और एक चीज नोट करके लिख लेना भी कि पूरे भारत में राजस्थान के समान खारे पानी की झीलें, राजस्थान के समान मतलब एक तरीके से राजस्थान की जो झीलें हैं वो कैसी झीलें? अंतःस्थलीय, ये और वर्ड यूज कर लेना भाई। लद्दाख में राजस्थान के समान अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलें पाई जाती है। राजस्थान में सॉरी लद्दाख में राजस्थान के समान, लद्दाख में राजस्थान के समान अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलें पाई जाती है। भाई देखिए, पूरे भारत में और कोई खारे पानी की झीलें मिलेगी ना तो वो मिलेगी अपने को तटीय क्षेत्रों में समुद्र के खारे पानी की झीलें। लेकिन राजस्थान में जैसी झीलें, जैसे सांबर झील, तो सांबर झील कौन सी खारे पानी की झील है? अंतरस्थलीय खारे पानी की झील। ठीक है, चारों ओर से स्थल से घिरी हुई। तो ऐसी झीलें पूरे भारत में राजस्थान के अलावा और कहीं पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। और उसका कारण भाई सिंपल सा है, अभी कल ही अपने ने किया था कि ये जो अपना हिमालय है कहाँ बना है? जहाँ तैतीस सागर हुआ करता था। और राजस्थान भी कहाँ पर है? अपना पश्चिमी राजस्थान, जहाँ तैतीस सागर हुआ करता था। ठीक है, अपने यहाँ गर्मी पड़ती है भयंकर, लद्दाख ऊंचाई में बहुत ज़्यादा है, बारिश बारिश कम होती है तो सूर्य की तीव्रता ज़्यादा रहती है, इसीलिए वहाँ की जो झीलें हैं उनसे पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है, और जो नीचे से उसमें नमक मिलता है उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। आप तो ये लाइन याद रख लेना कि पूरे भारत में राजस्थान के अलावा कहीं पर भी अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलें मिलती है क्या? कहाँ मिलती है? लद्दाख में मिलती है। और दो इसके उदाहरण लिख लेना। तो मोरारी और पेंगोंग झील। हाँ भाई, ये एकदम कॉमन बातें चल रही है अभी। देखिए, सबसे पहले हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है कौन सा? पार या ट्रांस हिमालय। पूरे हिमालय क्षेत्र में कहाँ मिलता है? केवल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ही विस्तृत है। ठीक है भाई। अगली चीज, इसका निर्माण जो है वो मुख्य हिमालय से पहले ही हो गया था। ठीक है भाई। अगली चीज, यह मुख्य हिमालय के कौन से क्षेत्र में आता है? वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इसीलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क है। वनस्पति यहाँ पर कम पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए ये कौन से मरुस्थल का उदाहरण है? शीत मरुस्थल का उदाहरण। ठीक है भाई। और फिर एक चीज और, कि पूरे भारत में राजस्थान की तरह अगर अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलें कहीं मिलती है तो कहाँ मिलती है? लद्दाख में मिलती है अभी। पेंगोंग और सो मोरारी झील इसके उदाहरण याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ही अपने कल एक कर ही चुके हैं कि पार या ट्रांस हिमालय के जो है, पार या ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। तो लिख देना भी, पार या ट्रांस हिमालय को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग है
काराकोरम। तो काराकोरम में पहली चीज तो लिख देना भाई कि यह पार हिमालय, यह पार या ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी और सबसे लंबा भाग है। सबसे उत्तरी, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा भाग है। लेकिन ध्यान देना भाई, संपूर्ण हिमालय का नहीं कह रहा मैं, किसका कह रहा हूं? यह पार या ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी, सबसे लंबा और ऊंचा भाग है। पार या ट्रांस हिमालय का। फिर इसमें हमें एक पर्वत चोटी करनी है, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। केटू या गॉडविन ऑस्टिन। भाई आपसे पूछ ले कि केटू या गॉडविन ऑस्टिन हिमालय के कौन से भाग में स्थित है, तो पार या ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वतों में। पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, भारत में देखा जाए तो लद्दाख में, लेकिन वास्तव में कहाँ है ये? ठीक है भाई, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में है। ऊंचाई बैठती है इसकी 8,611 मीटर। हाँ भाई, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पे ये। इसे भारत की, इसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जा सकता है। इसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जा सकता है। भाई माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है, भले हिमालय का भाग हो। तो ये अपने लद्दाख में है, तो इसे माना जा सकता है। भाई माना जा सकता है क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि वास्तव में ये कहाँ पर है? पाक अधिकृत कश्मीर में। तो इसमें एक चीज और लिखना नीचे स्टार करके, अधिकृत रूप से, अधिकृत रूप से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और ये अधिकृत शब्द को अंडरलाइन कर लेना भाई। अधिकृत रूप से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा को माना जाता है। ब्रैकेट में लिख लेना सिक्किम, आगे आएगी तब और बात कर लेंगे इसके बारे में। लेकिन आपसे ध्यान रखना भाई,
ये अपने एक राजस्थान में आरपीएससी के अंदर एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि अधिकृत रूप से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो उसमें दोनों ऑप्शन में थे, ये भी था और ये भी था। तो कौन सा सही होगा? ये अधिकृत रूप से मतलब जो हमारे पास है क्षेत्र, जिस पर हमारा अधिकार है, ठीक है। और वैसे सिंपल पूछ रहे तो हाँ, इसे बोल सकते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, लेकिन अधिकृत रूप से नहीं बोल सकते। अधिकृत रूप से कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी। ठीक है भाई, तो ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन के बारे में अपने को पता होना चाहिए। कहाँ पर है? लद्दाख में। वास्तव में कहाँ पर है? जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कश्मीर वाला भाग, उसमें है। कितनी है? 8,611। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जा सकता है इसे, लेकिन अधिकृत रूप से नहीं मान सकते। अधिकृत रूप से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है भाई, ये बाद में आएगी आगे, मुख्य हिमालय का भाग है, उसमें देखेंगे बाकी बात इसकी। लेकिन यहाँ पर मेन चीज इस शब्द पे ध्यान दे देना बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, देखें ग्लेशियर, इसी का ये दो दो नंबर पॉइंट काराकोरम का। देखें, काराकोरम में या काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में, काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में निम्न प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। इस पर बतूरा, ब्याफो और बालतोरो। इस पर बतूरा, ब्याफो और बालतोरो। ठीक है भाई, एक तो सिंपल सा पूछ ले, K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? काराकोरम में। सेम ऐसे ही पूछ ले आपसे कि निम्न में से कौन से ग्लेशियर काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं? हिस्पर, बतूरा, ब्याफो और बालतोरो। इनके तो सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने हैं। एक और ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। एक और ग्लेशियर है, कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर से हमें कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे भी। लिखें, यह त्रिभुजाकार आकृति का ग्लेशियर है। त्रिभुजाकार आकृति का ग्लेशियर है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अगर छोड़ दें, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अगर छोड़ दें, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसीलिए इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इसीलिए इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है।
देखिए भाई, ये जो लाल रंग से बनाया अपने ने, ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर। और ये जो पीले रंग से बनाया अपने ने इधर, इस पर चीन ने कब्जा कर रखा है, और ये है अक्साई चीन। और ये ग्लेशियर जो है वो कहाँ है, लगभग यहाँ है। ठीक है भाई, तो ये विवादास्पद क्षेत्रों के एकदम बीच में है, इसीलिए हमको यहाँ पे निगरानी बहुत रखनी पड़ती है। तो लिखें इसके बारे में एक चीज और, यह यह पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन, अक्साई चीन तथा तथा भारत के अधिकृत जम्मू कश्मीर, भारत के अधिकृत जम्मू कश्मीर, ब्रैकेट में लिख देना लद्दाख, भारत के अधिकृत जम्मू कश्मीर, ब्रैकेट में लिख देना लद्दाख, के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहा जाता है। हाँ भाई, अगली चीज लिखें इसमें, इस ग्लेशियर से या सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब ये सीधी सिंपल सी बात है, ये ऐसे दक्षिण में जाएगी ना यूं, तभी सिंधु में मिलेगी। तो ये नुब्रा नदी घाटी आपसे पूछ लेगी नुब्रा नदी घाटी कहाँ है, तो अपने कहेंगे सियाचिन के दक्षिण में है। तो एक पॉइंट बना के लिख लेना, नुब्रा नदी घाटी, नुब्रा नदी घाटी सियाचिन ग्लेशियर के, सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में स्थित है। तो भाई ये सबसे ऊपर तो काराकोरम। अब अपने 2 नंबर हेडिंग डाल लीजिए लद्दाख, इस पे बात करेंगे अपने। और फिर आपको पता है अभी 3 नंबर ही आ जाएगा जास्कर। तो अपने बात करने वाले हैं भाई 2 नंबर किस पे, लद्दाख पे।
अभी अपने ने बात कर ली भाई काराकोरम में, काराकोरम में हमने K2 पे बात कर ली, K2 या गॉडविन ऑस्टिन पे बात कर ली। इसके साथ साथ इसमें हमने ग्लेशियर्स पे बात कर ली। कुछ के तो अपने को नाम ही ध्यान रखने, जिन जिन के नाम ध्यान रखने वो कौन से थे? इस पर बतूरा, ब्याफो और बाल्तोर। और सियाचिन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां रखनी थी। सियाचिन लगभग यहाँ है, इधर वाली साइड में पाक अधिकृत कश्मीर, इधर वाली साइड में अक्साई चीन, और ये अपने वाला जो अपने अधिकार क्षेत्र में है के बीच में पड़ जाता है ये। तो ये अपने काराकोरम पूरा कर लिया। अब अपने आगे किस पे? लद्दाख पे। अब अपने को अच्छे से पता है अभी ये जो लद्दाख है इसे, ये जो लद्दाख है इसे ही अपने तिब्बत चीन में क्या बोल देते हैं? कैलाश बोल देते हैं। और कैलाश के दक्षिण में कल ही बताया था अभी कौन सी झील है? मानसरोवर। तो भी लद्दाख के बारे में लिखें, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी काराकोरम के, काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। ठीक है भाई। अगली चीज, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणियों के मध्य, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणियों के मध्य लद्दाख का पठार स्थित है। हाँ भाई ध्यान देना, ये लाल लाइन जो है ये तो क्या है भाई? ये तो लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और काराकोरम और लद्दाख के बीच में ये जो है ये क्या है? लद्दाख का पठार। इसका नाम भी लद्दाख नाम से ही, लद्दाख का पठार स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई बैठती है इसकी लगभग 4800 मीटर। लद्दाख को ही, या लद्दाख पर्वत श्रेणी को ही तिब्बत चीन में, लद्दाख पर्वत श्रेणी को ही तिब्बत चीन में कैलाश कहा जाता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी को ही तिब्बत चीन में कैलाश कहा जाता है। यहाँ प्रमुख पर्वत कैलाश के दक्षिण में, प्रमुख पर्वत, यहाँ प्रमुख पर्वत कैलाश के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील स्थित है। और लिख लो भाई, इसके पास स्थित बोखार चू ग्लेशियर से, इसके पास स्थित बोखार चू ग्लेशियर से, सामने लिखा हुआ अभी, बोखार चू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी भारत में
सिंधु नदी भारत में लद्दाख और जास्कर, सिंधु नदी भारत में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। और लास्ट लिख लो भाई, जास्कर। जास्कर में एक ही लाइन लिख लो बस, क्या कि यह पार या ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। यह पार या ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। हाँ भाई, अब इस डायग्राम को आप वापस देखो आराम से। अपने बात कर रहे हैं पार या ट्रांस हिमालय की, तो पार या ट्रांस हिमालय, एक एक लाइन अपने क्लियर हो जाएगी। पार या ट्रांस हिमालय जो है, ये हिमालय का सबसे क्या है भाई, उत्तरी भाग है। और केवल कौन से हिमालय क्षेत्र में मिलता है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलता है, पूर्व में नहीं है। केवल कहाँ है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलता है। यह जो मुख्य हिमालय है, यह जो मुख्य हिमालय है, ठीक है, इसके कौन से क्षेत्र में आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। किस में आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। क्यों भाई, क्योंकि सिंपल सा है, जो मानसूनी पवनें हैं वो इस तरीके से आती है, तो यहाँ टकरा के बारिश करेगी, इधर बारिश नहीं होगी। इसी वजह से यहाँ पर जलवायु कैसी मिलेगी, शुष्क या अर्ध शुष्क मिलेगी। और ये किसका उदाहरण है, शीत मरुस्थल का। किसका उदाहरण है, शीत मरुस्थल का। ठीक है भाई, आपसे ये पूछ ले पार या ट्रांस हिमालय, या आपसे पूछ ले लद्दाख का पठार, किसका उदाहरण है, शीत मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है भाई, इसी वजह से यहाँ पर जो झीलें मिलेगी, जैसे पेंगोंग या फिर कौन सी, तो मोरारी, ये कैसी होगी, खारे पानी की झीलें होगी। और ये किस कौन सी झीलों के समान होगी, तो राजस्थान के अलावा अगर अंतरस्थलीय खारे पानी की झीलें कहीं मिलती है तो इसी क्षेत्र में, लद्दाख में मिलती है। भी दो के नाम ध्यान रखना, कौन सी, पेंगोंग और तो मोरारी झील। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है, इसको तीन भागों में बांटते हैं। इसका सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, काराकोरम। ये इसका सबसे उत्तरी भी है, सबसे लंबा भी है और सबसे ऊंचा भी है। ठीक है, काराकोरम में हमें एक पर्वत चोटी के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी, केटू। केटू या गॉडविन आस्टीन, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जा सकता है, लेकिन अधिकृत रूप से नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। तो अपनी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो यहाँ कहीं सिक्किम में है। कौन सी, कंचनजंगा, अधिकृत रूप से। फिर हमने किए ग्लेशियर, तो ग्लेशियर के अंदर चार नाम तो आपको याद रखने। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ी ज्यादा चीजें याद रखनी है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को अगर हम छोड़ दें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसलिए इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, इधर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, इधर चीन कब्जा करके बैठा है, और इधर बीच में ये है, इसीलिए हमें निगरानी बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है। तो दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहलाती है। ठीक है भाई, अगली चीज, इससे एक नदी निकलती है, कौन सी, नुब्रा नदी। नुब्रा नदी, अब नुब्रा नदी सिंधु में मिलेगी तो दक्षिण में जाएगी, ऐसी जाके मिल सकती है। तो सिंपल सीधी सी बात है भाई, नुब्रा नदी घाटी सियाचिन के कहाँ स्थित है, सियाचिन के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है भाई। इसके बाद में लद्दाख, तो लद्दाख आप कैसे भी याद कर सकते हो कि काराकोरम के दक्षिण में है, जास्कर के उत्तर में है, या काराकोरम और जास्कर के बीच में है। ठीक है भाई, इसी लद्दाख को चीन या तिब्बत में क्या कहते हैं, कैलाश कहते हैं। इसमें जो मेन कैलाश पर्वत है उसके दक्षिण में कौन सी झील है, मानसरोवर। इस मानसरोवर झील के पास में कौन सा ग्लेशियर है, बोखारचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, बोखारचू ग्लेशियर। इस बोखारचू ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का। ये सिंधु नदी भारत में कौन सी दो पर्वतों के बीच में से प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर। तो ये ध्यान रखना भी, लद्दाख और जास्कर के बीच में से तो सिंधु नदी निकलती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में से सिंधु नदी निकलती है, और लद्दाख और काराकोरम के बीच में पठार है, कौन सा, लद्दाख का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है भी, कितना, 4800 मीटर।
ठीक है। और सबसे लास्ट चीज कि पार या ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? जास्कर। फिर मैंने आपको कल ही लिखा दिया था अभी, आपने सबने लिख लिया था कि वो पॉइंट कि पार या ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से कौन अलग करता है? इंडो सांगपो सच्चर जोन अलग करता है। तो इंडो सांगपो सच्चर जोन को पार करके अपने पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? मुख्य हिमालय। तो अपनी हेडिंग डाल लो अपने, मुख्य हिमालय। तो लास्ट वाली है। ये चाहो तो मुख्य हिमालय में पहला पॉइंट बन सकता है, लिख लेना भाई। पार या ट्रांस हिमालय, पार या ट्रांस हिमालय को, पार या ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से, पार या ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से इंडो सांगपो सच्चर जोन अलग करता है। भाई इंडो नाम तो इंडस नदी से आ गया, सांगपो नाम आ गया ब्रह्मपुत्र से, सांगपो कहते हैं उसे, कहां पर? तिब्बत के अंदर। पार या ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से इंडो सांगपो सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन अलग करता है। नेक्स्ट लाइन में लिख लेना भाई, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय संपूर्ण हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो कि पश्चिम में, जो कि पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से लेकर, सिंधु नदी घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक, जो कि पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय के पश्चिमी और, मुख्य हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी छोरों पर या किनारों पर अक्ष संघीय, अक्ष संघीय मोड़ स्थित है।
तथा पश्चिम से पूर्व में जाने पर, पश्चिम से पूर्व में जाने पर इस क्षेत्र की चौड़ाई कम होती जाती है। देखो भाई, अपने ने पहले ही कहा था कि इंडियन प्लेट है वो खिसकी थी, किसकी तरफ खिसकी थी? यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो इसका ये खिसकी कैसे थी? इसकी जो दिशा थी खिसकने की वो उत्तर पूर्व में थी, तो यहाँ पर ज्यादा खिसका हुआ और इधर कम खिसका हुआ, तो बट ऑब्वियस है भी। तो ये क्षेत्र क्या होगा? चौड़ा। और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? संकरा। तो पश्चिम से पूर्व में जाएंगे तो हिमालय का पूछ ले या मुख्य हिमालय का पूछ ले या कैसे भी करके पूछ ले, तो पश्चिम से पूर्व में जाने पर हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। तो हिमालय जो है वो सबसे चौड़ा कहाँ मिलेगा? ठीक है, पश्चिम में। और सबसे संकरा कहाँ मिलेगा? पूर्व में। ये ध्यान रखना भाई, आगे और आगे काम आएगी ये चीज। फिर लिखे, मुख्य हिमालय को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। तीन प्रमुख भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला हो जाएगा वृहद या महान हिमालय या हिमाद्री। दूसरा हो जाएगा मध्य या लघु हिमालय या हिमाचल। और तीसरा हो जाएगा बाह्य या निम्न हिमालय या शिवालिक। बाह्य या निम्न हिमालय या शिवालिक। तो अपने सबसे पहले कौन सा करेंगे भी? बृहद हिमालय। इसी को अपने क्या कह देते हैं? महान हिमालय। और इसी को अपने क्या कह देते हैं? हिमाद्री। अब देखिए भी, इसमें अपने एक डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम के अंदर ये सारी चीजें इसकी आ जाएगी।
हाँ भाई ध्यान से देखना। बृहत या महान हिमालय, बृहत या महान हिमालय ही वो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी अपने बात करते हैं कि जो पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में कहाँ से कहाँ तक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, सिंधु गौर से लेकर ब्रह्मपुत्रा गौर तक, ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक फैला हुआ है। अब ध्यान देना भाई, इसमें कुछ और चीजें भी आपको दिख रही होगी कि अगर हम पश्चिम से पूर्व में जाएंगे, अगर हम पश्चिम से पूर्व में जाएंगे तो ये कितना है, 2400 किलोमीटर में विस्तृत है, लगभग कितना, 2400 किलोमीटर में। तो फर्क क्या पड़ेगा, चौड़ाई लगातार कम होगी, चौड़ाई लगातार क्या होगी, कम होगी। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो नॉर्मली तो अपने ऐसे लिखते हैं कि 120 से 190 है, लेकिन अपने उल्टा लिख दो, 190 से कितनी है, 120। तो इधर वाली साइड में 190 और इधर वाली कम होकर कितनी होगी, 120। अगली चीज, ऊंचाई पर क्या असर पड़ेगा, ऊंचाई पहले बढ़ेगी, ऊंचाई पहले बढ़ेगी फिर वापस से कम होना शुरू हो जाएगी। देखो भाई, एक सिंपल सा लॉजिक है इसमें, अगर आपको नक्शा पता है, ठीक है भाई, तो अपने को ये तो पता ही है कि हिमालय तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन नेपाल के अंदर है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ तक आ रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे तो मतलब ऊंचाई बढ़ी, लेकिन इससे आगे माउंट एवरेस्ट से ऊंचा तो कोई मिल नहीं सका, तो ऊंचाई वापस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऊंचाई पर ध्यान रखना, पहले बढ़ती है और फिर कम होती है, ठीक है भाई। और इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है, 6100 मीटर है भाई, क्योंकि ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है और दुनिया में भी इससे ऊंची कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ वर्ष भर क्या रहती है, बर्फ जमी हुई रहती है, पर्वतों पर पूरे साल भर क्या रहती है, बर्फ जमी हुई रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। अगर ये बना रहे हो तो बना लो, फिर एक एक लाइन बोल दूंगा अभी मैं, आप देख लेना। अच्छा एक चीज और, क्योंकि आपको पता है भाई कि ये जो गति हुई थी वो इस तरीके से हुई थी, तो इधर वाले पर्वतों पर ज्यादा जोर पड़ा तो वो क्या हुए, सीधे उठे, और इधर वालों पर थोड़ा कम जोर पड़ा तो ये कैसे उठे, ऐसे। तो इधर वाले पर्वतों का ढाल कैसा रहता है, धीमा रहता है, और पूर्व में जाएंगे तो पर्वतों का ढाल कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से देखना, तीन चीजों पर देखना, चौड़ाई लगातार कम होगी, ऊंचाई पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, और पर्वतों के ढाल पर क्या असर होगा, धीमे ढाल से तीव्र ढाल के पर्वत होते चले जाएंगे। हाँ भाई, अपने वृहत हिमालय महान हिमालय कर रहे हैं, और इसका एक नाम क्या है, हिमाद्री। इसमें अब ध्यान से सुनते जाना, भी लिख रहे हो तो लिखते जाना साथ साथ, इससे भी याद हो जाएगा आपको। यह यह नंगा पर्वत, यह नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत के ब्रैकेट में लद्दाख लिख सकते हो चाहो तो, यह नंगा पर्वत लद्दाख से लेकर नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश के मध्य विस्तृत है। के मध्य विस्तृत है। यह हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। औसत ऊंचाई लिख देना इसकी, 6100 मीटर। यह पश्चिम से पूर्व में लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तृत है।
यह पश्चिम से पूर्व में लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। अब लिखें अभी, पश्चिम से पूर्व में जाने पर, पश्चिम से पूर्व में जाने पर, अब ये जो लाइन लिखी है ना, इसे एक हेडिंग की तरह बना देना अभी, कि पश्चिम से पूर्व में जाने पर, इस तरीके से नंबर डाल लेना। पहला लिखना भी, इस क्षेत्र की चौड़ाई लगातार कम होती चली जाती है। इस क्षेत्र की चौड़ाई लगातार कम होती चली जाती है। लिख लेना भाई, 190 से 120 किलोमीटर। दूसरा, 2 नंबर पॉइंट डाल के लिखना, पर्वतों की ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई पहले बढ़ती है और फिर पुनः कम होने लगती है। पर्वतों की ऊंचाई पहले बढ़ती है और फिर पुनः कम होने लगती है। ठीक है भाई, ऊंचाई पहले बढ़ेगी और फिर कम हो जाएगी वापस से। और तीसरा पॉइंट अपना बनेगा ढाल का। पर्वतों के ढाल, पर्वतों के ढाल पश्चिम में धीमे होते हैं और पूर्व में तीव्र ढाल के पर्वत पाए जाते हैं। तीव्र ढाल के पर्वत पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिख लेना अभी इसमें, इस क्षेत्र की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण, इस क्षेत्र की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण पर्वत वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। पर्वत वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। इसीलिए इसीलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इसीलिए इसे हिमाद्री ही कहा जाता है। ठीक है भाई, बाकी चीज़ें कर लेते हैं। इसमें जो इसके प्रमुख प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में लिखना अपने को, लेकिन यहाँ पर आपकी एकदम क्लियर है अभी। अब आपसे कोई पूछ ले कि नंगा पर्वत जो है वो हिमालय में कौन से हिमालय का भाग है, तो आप क्या कहोगे? बृहत या महान हिमालय का भाग है। कहाँ पर है? लद्दाख में। सेम ऐसे आपसे पूछे कि नामचा बारवा, नामचा बारवा जो है वो हिमालय में किसका भाग है? बृहत या महान हिमालय का। है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट जो है वो किसका भाग है? बृहत या महान हिमालय का। कहाँ पर है? नेपाल में। कल करेंगे। लेकिन आपसे पूछ ले कि केटू जो है, केटू जो है वो हिमालय के कौन से भाग का भाग है? तो पार या ट्रांस हिमालय, और पार या ट्रांस हिमालय में भी किसका है? काराकोरम।